तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो कक्षा 10 का विज्ञान है, चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? देखिए दोस्तों, जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके भिन्न गुण धर्म वाले नए पदार्थ बनाते हैं, यह घटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे समझिए, मान लीजिए हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। हमने इन दोनों की अभिक्रिया कराई, ठीक। तो हमारे पास क्या बन गया? H2O बन गया। तो दोस्तों, हमारे पास ये बन गया, जल बन गया। अभी ये बैलेंस नहीं है। देखिए, पहले जो हाइड्रोजन था इसका गुण कुछ दूसरा था, और जो ऑक्सीजन गैस थी इसका गुण कुछ दूसरा था। अब एक क्रिया करके जल बना दिए, इसका गुण दूसरा हो गया। यही कह रहा है विभिन्न गुणधर्म वाले, भिन्न गुणधर्म वाले, यानी कि ये देखिए, ये भिन्न गुणधर्म है कि नहीं। पहले इसका गुण दूसरा था, क्रिया करने के बाद दूसरा गुण हो गया। यही होगी रासायनिक अभिक्रिया। चलिए अब अभिकारक एवं उत्पाद देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, और अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। जैसे देखिए, ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ये जो इसमें भाग ले रहे हैं, ये वाले, ये सभी के सभी अभिकारक हैं, और इनकी वजह से जो पदार्थ बन रहा है इन अभिक्रिया के बाद, ये वाला, ये जो पदार्थ बन रहा है यही है उत्पाद। वही कह रहा है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यानी भाग लेने वाले, यानी कि इसमें जुड़ रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, और जो बन रहे हैं बाद में वो उत्पाद कहलाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्या है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पादों को मानक प्रतीकों, देखो दोस्तों, ये मेन पॉइंट है। उत्पादों के मानक प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा निरूपित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जिसे समझिए, मान ली प्रतीक क्या होता है। जैसे मैंने लिख दिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होगा? O। ये होगा प्रतीक। इसमें क्या आ रहा है? मानक प्रतीक हो, यानी मानक मतलब होता है वैज्ञानिक। वैज्ञानिक रूप में ऑक्सीजन को जिस तरीके से लिखा जाता है वही लिखा जाएगा। जैसे ऑक्सीजन का O होता है, हाइड्रोजन का H होता है। ये प्रतीक एवं सूत्र, ये देखिए, सूत्र जैसे जल का हो गया और बाकी चीजें का सूत्र होता है वही, मतलब इस इस प्रतीक और सूत्र के रूप में निरूपित करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया कराई तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg को मैग्नीशियम कहते हैं, O2 को ऑक्सीजन। और अब जब हमने इन दोनों की क्रिया कराई, क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस देखिए, इसमें Mg एक प्रतीक है मैग्नीशियम का, और प्लस O2 गैस का, ये ऑक्सीजन गैस है। और ये जो बना है देखिए, ये फार्मूला मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला बन गया। कहने का मतलब प्रतीक और मतलब फार्मूले के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। अब देखेंगे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों में क्या, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। जैसे दोस्तों, ये देखिए, ये बैलेंस नहीं है दोनों पक्षों में, यानी कि देखिए, Mg 2 है, 2 से गुणा है, यानी कि Mg 2 है, और ऑक्सीजन 2 है। देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन Mg 1 है। मतलब कह रहा है कि मतलब दोनों पक्षों में प्रत्येक परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। देखिए, इसमें इसमें संख्या समान नहीं है Mg, तो हम इसमें 2 लगा देंगे। अब देखिए, Mg भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। जितना इधर होना चाहिए, चाहे जो तत्व रहे, उतना भी इधर भी होना चाहिए, तब हमारा जाकर रासायनिक समीकरण संतुलित होगा। योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे।
जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तब ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया अथवा योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों मतलब ये तीनों इसी के नाम है, चाहे इसे संयोजन अभिक्रिया बोलो या योगात्मक अभिक्रिया बोलो या संकलन अभिक्रिया, बात एक ही हुई। मतलब एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। विशेष ध्यान दीजिए एकल उत्पाद क्या होता है। एकल उत्पाद जैसे देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड हमने ले लिया प्लस H2O, जल ले लिया हमने। देखिए ये दो से दो पदार्थ है ना, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद मतलब केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखिए केवल यहाँ पर एक ही उत्पाद बना रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बन रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है प्लस ऊष्मा बाहर निकलती है, कोई उत्पाद नहीं है, ऊष्मा है बाहर निकलती है। केवल देखिए एक ही उत्पाद का निर्माण कर रहा है, इसी को कहते हैं एकल उत्पाद। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके या जुड़ के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, योगात्मक अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए वियोजन अपक्रिया देखते हैं। वियोजन मतलब टूटना, अब इसे अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। वह अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक अभिकारक विघटित या अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहलाती है। जैसे दोस्तों मान लीजिए कोई भी दो पदार्थ हैं जिसमें अभिकारक या तो जुड़कर या तो अलग अलग होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएंगे, वही कहलाती है वियोजन या अपघटन अपक्रिया। जैसे वियोजन के कई प्रकार हैं, पहले देखिए वियोजन अपक्रिया के प्रकार निम्नलिखित प्रकार होते हैं। ये पहला प्रकार है ऊष्मीय वियोजन। इसमें अभिक्रियाएं अभिकारकों के अपघटन हेतु ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्रयोग करती हैं। यानी कि अब ये जो अभिकारक है ना, इसके टूटने के लिए हमें क्या ऊष्मीय में क्या देना पड़ेगा, ऊष्मा देना पड़ेगा। यही कह रहा है कि अभिकारकों के अपघटन यानी कि अभिकारकों के टूटने हेतु ऊष्मा ऊर्जा के रूप में, मतलब ये ऊर्जा के रूप में यहाँ पर ऊष्मा देना पड़ेगा। ये अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। अब देखिए दूसरा प्रकार है वैद्युत अपघटन। इसमें अभिक्रियाएं अभिकारकों के अपघटन हेतु वैद्युत ऊर्जा का प्रयोग करती हैं। यानी कि जो ये अभिकारक का अपघटन होगा ना, अभिकारक टूटेंगे, इसमें जो ऊर्जा होगी ना, वैद्युत ऊर्जा के रूप में ली जाएगी। यहाँ पर दोस्तों लिखना बहुत जरूरी है, वैद्युत ऊर्जा के रूप में ली जाएगी। जैसे हम जल को तोड़ रहे हैं, वैद्युत ऊर्जा से तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनेगी। अगली अपक्रिया देखिए, प्रकाश अपघटन अथवा प्रकाश रासायनिक अपघटन। इसमें अपक्रियाएं अपघटन हेतु प्रकाश सूर्य के ऊर्जा के रूप में प्रयोग करती हैं। मतलब जो इसका अपघटन होगा, जब ये टूटेंगी ना, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटेंगी। जैसे देखिए Ag को सिल्वर कहते हैं, Cl को क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगा तो क्या आ जाएगा, सिल्वर प्लस क्लोराइड, ये बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विस्थापन अपक्रिया क्या होती है। ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है। यानी कि जो अधिक क्रियाशीलता होगी जिसकी ना, वो उसके यौगिक से अलग कर देगा, वही होगी विस्थापन अपक्रिया। जैसे उदाहरण देखिए, Fe को फेरस या लोहा कहते हैं और ये कॉपर सल्फेट है। लोहा जब कॉपर सल्फेट से क्रिया करेगा, लोहा अधिक क्रियाशील होता है, एक कॉपर को विस्थापित कर देगा। मतलब विस्थापित मतलब एक तरीके से कह देते हैं अलग कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो जो लोहा है कॉपर को अलग कर देगा, क्योंकि लोहा अधिक क्रियाशील होता है, कॉपर कम क्रियाशील होता है। अब देखिए जो लोहा है वो जब कॉपर को अलग करेगा, तो देखिए यहाँ पर कॉपर सल्फेट था, लोहा इसका स्थान ले लेगा कॉपर का, तो फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। अब देखिए द्विविस्थापन अपक्रिया। ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। मतलब जो ये अभिकारक है ना, इनके ही बीच आयनों का आदान प्रदान, मतलब जैसे सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, इनके ही बीच मतलब आयनों का आदान प्रदान होगा। जैसे सोडियम सल्फेट था और प्लस बेरियम क्लोराइड था,
जब इन दोनों की अपक्रिया हुई, देखिए बेरियम सल्फेट बन गया प्लस NaCl बन गया, साधारण नमक बन गया। ये देखिए इनके यानी कि आयनों के बीच आदान प्रदान हुआ है। बेरियम सल्फेट को लाल अवक्षेप भी कहते हैं। लाल अवक्षेप बनता है जब बेरियम सल्फेट क्रिया होती है तो लाल अवक्षेप बनता है। इन क्रियाओं में लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, इसीलिए अवक्षेपण अपक्रियाएं कहलाती हैं। जब एक क्रिया होती है ना तो लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, इसीलिए अवक्षेपण अपक्रिया कहलाती है। अब चलिए देखते हैं ऑक्सीकरण या अपचयन। दोस्तों ऑक्सीकरण नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा। इसे उपचयन या ऑक्सीकरण दोनों अपक्रिया कहते हैं। वह अपक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और ह्रास मतलब हाइड्रोजन बाहर निकलता है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है। ऐसी अपक्रियाओं को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाते हैं। जैसे देखिए कॉपर लिया हमने और ऑक्सीजन लिया, इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो अपचयन अपक्रिया क्या होगी? वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग होता है, उसे कहते हैं अपचयन। उसमें क्या था? ऑक्सीकरण में क्या था? ऑक्सीजन उसमें जुड़ रहा था और हाइड्रोजन बाहर निकल रहा था। इसमें ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है और हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यही होगी अपचयन अपक्रिया। जैसे कॉपर ऑक्साइड और हम हाइड्रोजन की क्रिया कराएंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा और जल बन जाएगा। देखिए इसमें ऑक्सीजन बाहर निकला है, यहाँ से देखिए, यहाँ से बाहर निकला है और आकर इसमें जुड़ गया है, जल बन गया, लेकिन हाइड्रोजन निकला नहीं है बाहर। देखिए सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीजन तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। यानी कि एक अभिकारक में ऑक्सीजन जुड़ता है और दूसरे अभिकारक में हाइड्रोजन जुड़ता है, उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए कॉपर ऑक्साइड हो गया प्लस हाइड्रोजन हो गया, क्या बना? कॉपर कॉपर प्लस जल बना। देखिए इसमें मतलब एक अभिकारक से मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा, एक अभिकारक से नाइट्रोजन हाइड्रोजन जुड़ेगा, बार बार नाइट्रोजन बोल दे रहा हूँ। एक अभिकारक से ऑक्सीजन जुड़ेगा, एक अभिकारक से हाइड्रोजन जुड़ेगा, उसे ही कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। इस अपक्रिया को उपचयन अपचयन अपक्रिया भी कहा जाता है। मतलब इसमें अपचयन भी होता है और उपचयन भी होता है, इसीलिए इसे रेडॉक्स अपक्रिया या उपचयन अपचयन अपक्रिया भी कहते हैं। अब अगला देखिए ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जिसमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी कि अपक्रिया के बाद जिसमें निकलेगी बाहर, उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए मेथेन हो गया और मैंने ऑक्सीजन गैस का क्रिया कराया तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना। और ये देखिए ऊष्मा निकल रही, जिसमें ऊष्मा निकलेगी ये यहाँ जिसमें ऊष्मा निकलेगी उसे क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रियाएं जिनकी प्रकृति में कुछ ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। मतलब ऊष्मा जुड़कर अपक्रिया होती, मतलब ऊष्मा जब जुड़ती है तब अपक्रिया होती है, जो उसे ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड में हमने ऊष्मा ऊष्मा के साथ अपक्रिया कराया, क्या बना? मरकरी बन गया और ऑक्सीजन बन गया। यही इसमें ऊष्मा जुड़ रही है, जुड़कर जो अपक्रिया हो रही है वही हो गया ऊष्मा शोषी अपक्रिया। अब देखिए संक्षारण। संक्षारण एक टाइप से कहते हैं जंग लग जाना, वही होता है संक्षारण। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित हो जाती है। यानी कि जब कोई भी वस्तु मतलब धातु हो, वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में आ जाए ना, तो वह देखिए उस पे कुछ ना कुछ होने लगता है। मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में आने के बाद वह संक्षारित होने लगती है। इसी क्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे अगर लोहे को आप ऐसे बाहर फेंक दो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उस पर जंग लग जाता है। लोहे पर जंग लगना एक संक्षारण है। और अगर चांदी अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में आ गई, चांदी के ऊपर काली परत जम जाएगी। जैसे देखिए बहुत से लोग
मंगलसूत्र पहने रहते हैं, उनके जो गले में मंगलसूत्र रहता है उस पे काली परत जम जाती है। किस कारण होता है? संक्षारण के कारण। और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। और तांबे को ऐसे ऑक्सीजन में छोड़ दो ना, उसके ऊपर भी हरी हरी परत चढ़ जाएगी। अब लास्ट टॉपिक क्या है? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता होता क्या है? जब तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर यानी कि उपचयित होकर ऑक्सीजन की उपस्थिति में आना। उपचयित मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में आ जाते हैं, तब ये दुर्गंधमय हो जाते हैं। जैसे कोई खाना बाहर ऑक्सीजन की उपस्थिति में छोड़ दो ना, उससे गंध आने लगी कुछ देर बाद, वो उपचयित हो जाएंगे, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में उपचयित हो जाते हैं। उससे अजीब टाइप की गंध आती है। इनका स्वाद भी परिवर्तित हो जाता है, और ये जो खाने में इनका स्वाद रहेगा ना, ये भी परिवर्तित हो जाएगा। यही घटना विकृत गंधिता कहलाती है। तो आज का पूरा ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे इस चैप्टर के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न हैं, वो सब देखेंगे। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, ये सब प्रश्न देखेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।